जोरदार स्वागत है आपका मैथ पेडागोजी के एक सुपर डुपर क्लास में। और आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। देखिए, बस गिने चुने ही दिन रह गए हैं सीटेट एग्जाम में। सो आपको स्मार्ट तरीके से बेहतर तैयारी करनी है। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है मैथ पेडागोजी की 10वीं क्लास है ये। यदि आपने 1 से लेकर 9 तक क्लास ना देखी हो तो चैनल पे मैथ पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और सारी की सारी वीडियो देखिए। और सारी की सारी जो वीडियो है बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वीडियो है। ना ही आपको कोई नोट्स बनाना, ना ही कोई बुक पढ़नी, बस आप एक वीडियो देख लीजिए। मेरा मैथ पेडागोजी के बस 10 वीडियोज़ हैं और ये मेरा चैलेंज है मैथ पेडागोजी में आपका बिल्कुल 15 में 15 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो जुड़िए हमारे साथ जरूर और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? देखिए, बात क्या हो रही है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका जो देखिए ऑप्शन जो देख लीजिए, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराड्स खेलने का आनंद लेते हो। देखिए, डम्ब शराड्स क्या है? एक खेल है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि क्या एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। क्वेश्चन नंबर ए का जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब भी हम बच्चों को उनके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं का अपने शब्दों में बयां करने के लिए कहेंगे तो उससे क्या होगा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। देखिए, ये सबसे सुपर ऑप्शन है और साथ ही साथ इसमें टैग भी लगा है, अवसर देना। सो मेरे भाई, मैं क्वेश्चन के साथ साथ टैग्स भी बताता हूं ताकि आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सके। मेरी छोटी छोटी वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यानी क्वालिटेटिव चीज़ें देनी है आपको और आपको सिलेक्शन लेना है आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित के विषय में पूछा जा रहा है। देखिए, इसके ऑप्शन गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिए, बात क्या हो रही है, अशिक्षित दुकानदार की बात हो रही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अच्छा, चर्चा करने से क्या होता है? देखिए, चर्चा करने से क्या होगा कि जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसमें निखार आएगा, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएगा। जैसे ही उसके सामने वैसी कंडीशंस आएगी वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा और अधिगम में रुचि भी दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? देखिए, नहीं वाला होना चाहिए यानी कि जब निगेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें सबसे पहले आप एक काम क्या करिए कि जो 3 पॉजिटिव होते हैं, जो 3 पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं उनको चूज कर लिया करिए। जो बचेगा वो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता, या फिर तर्क कौशल का विकास, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको जो नहीं वाला ऑप्शन है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता क्या है, बिल्कुल जरूरी नहीं होती। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं और साथ ही साथ इनके आकलन पर किस तरह ध्यान दिया जाए, बच्चे के जवाब देने में सटीकता, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल इनकरेक्ट है। बाकी बचे ऑप्शंस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गणितीय अवधारणाओं को समझना बेहद ही आवश्यक होता है, गणितीय भाषा का विकास बिल्कुल होता है, तर्क कौशल का विकास। देखिए, जो गणित का मेनली जो उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी सही है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार चार्ट या संख्या घटाई, मतलब ये बच्चे ने संख्या घटाई है
83 - 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने को बोध कराता है? बच्चे को घटाव कराने का बोध कराता है, यानी कि इसमें से वह कौन सा ऑप्शन से जो कि बच्चा जो घटाने की प्रक्रिया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि बच्चे की घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, या फिर बी कहा जा रहा है कि बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना चाहिए, सी में कहा जा रहा है कि बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करने से सुधारा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4। इसका जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ए, यानी कि बच्चे की घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। अच्छा बच्चा देखिए घटाया कैसे है, देखिए बच्चा घटाया कैसे है, तो ऊपर है 83 नीचे है 27, तो बच्चा कैसे घटा दिया है, तो बच्चा घटाया है 3 में से, तो जाएगा नहीं, उसे कैरी लेना था, बट बच्चे ने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, यहाँ पे बच्चे ने 6 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चे की घटाव की प्रक्रिया में अस्थायी मान के बारे में गलत धारणा है। देखिए जो अस्थायी मान के जो संबंधी परिकल्पना के विषय में यदि बच्चा परिचित होता तो वो जाहिर सी बात है कैरी लेता और जो उसका घटाव है यानी जो घटाना है उसको बिल्कुल सही करता। और एक बात, व्यकलन को भी घटाना कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में घटाव या घटाना न देकर व्यकलन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, व्यकलन मीन्स क्या होता है, घटाना यानी माइनस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? आपने देखा होगा जो हिंदू अरबिक अंक होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। देखिए जो जाहिर सी बात है, आप नीचे के जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल मैच नहीं करते क्वेश्चन के साथ, तो जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे सही ऑप्शन है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। देखिए आपने देखा भी होगा, हम जब भी रोमन अंक का इस्तेमाल करते हैं तो बस नंबर देने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि गणना करने के लिए हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली रोमन अंकों का। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह की बात हो रही है कि विषम समूह से क्या मतलब हुआ कि बच्चे क्या है, एक रुचि के नहीं होंगे, या फिर हो सकता हो बहुभाषा से संबंधित हो, या फिर बहुभाषिक कक्षा भी हो सकती है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए, एक ही दक्षता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। बिल्कुल बिल्कुल जो सबसे सटीक और 110% करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जी विषम परिस्थिति वाले बच्चे हैं या फिर विषम समूह वाले बच्चे, तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ सामूहिक रखना होगा ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। देखिए जब बच्चे समूह में होते हैं, चाहे वो विषम परिस्थिति के हो या सम परिस्थिति के हो, तो क्या होता है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं चीज़ों को। इसलिए हमें क्या करना है कि विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ रखना है ताकि बच्चे एक दूसरे से चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख सके, उनका जो डेवलपमेंट हो बढ़िया और बेहतर हो सके। आगे बढ़ते देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने एक फ्रेंड को जरूर इस वीडियोज़ को शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, बस मेरा और मेरे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन लेना है, बस एक सिलेक्शन चाहिए ताकि देश का समाज का आप एक शिक्षक बन के कल्याण कर सके, उसकी भावी जो योजनाएं हैं उसको आप संभाल सके, नया नया दिशा निर्देश दे सके। देखिए गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि आप समझ लीजिए, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। गणित में सीखने के प्रतिफल यानी सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ये कहा जा रहा है कि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएँ। बी कहा जा रहा है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। सी कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। देखिए गणित प्रतिफल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित
किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। यानी कि नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको वह बताना है कि किस कार्य में आपको ये दिख रहा है, या किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है कि नहीं भाई क्लासरूम में कुछ काम हो रहा है, फिर बच्चे कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, जैसा क्वेश्चन का मूड रहेगा आपको ऑप्शन से भी वैसे ही चूज करना होता है। बस आपको क्या है, देखिए सीटेट कुछ वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपनी समझ बनानी है। यदि आप कुछ भी न पढ़े, बस अपनी समझ बना लें, बढ़िया से चीज़ों को अच्छे से समझने लगे, तो ये मेरा चैलेंज है कि आप सीटेट बिना पढ़े ही क्रैक कर जाओगे। इसीलिए जुड़िए हमारे साथ। हमारे चैनल का बस एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके। या तो आप एक दो बार तीन बार सीटेट दे चुके हो, या फिर आपका एक दो नंबर से रह जाता हो, या आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो, इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस आप चैनल पर ही आपको खुद लगेगा कि नहीं हमने आज कुछ नया सीखा है। देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ए कहा जा रहा है कि शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बी में कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। सी में कहा जा रहा है बच्चों द्वारा सैंपल पे नकल करना है। फिर डी कहा जा रहा है बच्चों का अन्वेषण में लगना। बच्चों का अन्वेषण में लगना। ठीक है, तो इसका जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। अच्छा, अन्वेषण में लगाना मीन्स क्या हुआ कि बच्चों को खोजबीन में लगाना, यानी बच्चों को कुछ ऐसी चीजें देना, कुछ ऐसे होमवर्क कार्य देना कि बच्चे क्या कर सके, उन चीजों में अपने रुचि के हिसाब से खोजबीन कर सके, जांच पड़ताल कर सके, और चीज़ों के तह तक पहुंच सके, और उसके विषय में अपनी जो समझ वो अच्छी और बढ़िया कर सके। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, नहीं है की बात हो रही है, सॉरी। तो बच्चों के बीच गिनती के कौशल की बात हो रही है, यानी गिनती के कौशल की बात हो रही है कि देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, एक एक संगतता, संबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, या फिर समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बात क्या हो रही है, तो बात क्या हो रही है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने की बात हो रही है। देखिए, मैंने आपको बार बार कहता हूं कि जब नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 3 पॉजिटिव वाले क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। जो ऑप्शन बचेगा जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर वही होगा, और आपको कम समय लगेगा। आप बिल्कुल 1 सेकेंड में क्या करोगे, आप ऑप्शन के बिल्कुल सटीकता की तरफ आप टिक कर लोगे, और आपका जो स्कोर होगा बेहतर होगा। तो देखिए, इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है, देखिए मैं एक संगतता बिल्कुल आवश्यकता है, संबद्धता बिल्कुल आवश्यकता है, समूह बनाना बिल्कुल आवश्यकता है, बट जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि नहीं वाला ऑप्शन है। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता गिनती के कौशल को विकसित करने में। सो ऑप्शन नंबर सी इज 110% करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, एक बच्चे से पूछने पर बच्चा से क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे। यानी कि जब बच्चा ऐसा उत्तर दे दिया, किसी ने पूछा या सर ने पूछा क्लासरूम में भाई क्षेत्रफल क्या है, तो बच्चे ने जाहिर सा जवाब दे दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस उत्तर से आप उस बच्चे की समझ के विषय में क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का जो समझ है किस स्तर तक का होगा। देखिए, बच्चे की क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बी कहा जा रहा है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यानी सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई है, या फिर बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझने में है। और मैं एक बार आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बच्चा से पूछा क्या जा रहा है कि क्षेत्रफल के विषय में पूछा जा रहा है, तो बच्चे ने अपना उत्तर दे दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के रूप में या फिर आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया। यानी जो उसने जो सटाक से उत्तर दिया, टपाक से जो उत्तर दिया, तो उसका क्या हो गया कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। इसीलिए उसने तुरंत क्या किया, फ्रीक्वेंटली आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, गणित सीखने की बात हो रही है और सत्य संबंध की बात हो रही है। तो देखिए, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़के गणित में कमजोर हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, या फिर गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। देखिए, सबसे सही की बात हो रही है, तो मैं बात करता हूँ ऑप्शन को लेके। देखिए, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, बिल्कुल कठिन विषय नहीं है। गणित बहुत ही ईजी विषय है, हर कोई सीख सकता है, बच्चा हो बच्ची हो कोई भी सीख सकता है। बी कहा
कहा जा रहा है कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल बात सत्य नहीं है। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि गणित भाई हर कोई सीख सकता है, यानी कि गणित सीखने के संबंध में जो हर कोई गणित सीख सकता है कथन है, बिल्कुल 110% क्या है, सत्य है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। ठीक है, समकोण वाले 4 जो क्या हैं, समकोण वाले 4 त्रिभुज हैं, समकोण वाले, इसकी तीनों भुजाएं लगभग बराबर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होता है। और बच्चों को त्रिभुजों की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। देखिए होता क्या है कि 4 जो है समकोण त्रिभुज खींचना है, यानी सर ने क्या किया, उन्होंने खींच दिया। ठीक है, और उन्होंने बच्चों से क्या कहा कि आप लोगों को त्रिभुजों के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। तो उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने किसका प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगमन विधि। देखिए आगमन आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि हो गई, इससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग वीडियो है, यानी एक बार देखेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल सेफ हो जाएगा और आप जीवन भर उसे भूलने वाले नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य है। यानी कि हमें ऑप्शन वो चूज करना है जो संकल्पना मानचित्र के विषय में बताता हो। देखिए संकल्पना मानचित्र, ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। या फिर बीम कहा जा रहा है कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। या फिर सीम कहा जा रहा है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। या फिर ऑप्शन नंबर डीम कहा जा रहा है कि संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आए होंगे और आप बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखे भी होंगे। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और साथ ही साथ चैनल पे सीडीपी सुपर सीरीज और ईवीएस सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे मोस्ट सीटेड 2020 के मोस्ट वांटेड जो क्वेश्चन है, यानी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह हंसते मुस्कुराते स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।